हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपके लिए लेकर आ गई हूँ एक और वीडियो BHDC 133 और यहाँ पे मैं आपको दिखाने जा रही हूँ जून 2022 सेशन का क्वेश्चन पेपर और जिसका एग्ज़ाम कल है। आधुनिक हिंदी कविता देखेंगे हम यहाँ पे। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि पेपर में किस तरह से जो है क्वेश्चन पेपर आता है और किस तरह से आपको करना चाहिए। ठीक है, तो ट्राई करूँगी कि मैं आपको आंसर भी इसका थोड़ा बहुत दिखा सकूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना, तो इससे क्योंकि एग्ज़ाम देने के लिए हेल्प हो जाएगी आपकी। सबसे पहले मैं बता दूं, बहुत ही ज़्यादा लेंथी पेपर है ये और समय आपका 3 घंटे का होगा और जो अंक हैं वो 100 कैरी करेंगे। और यहाँ पे आपको नोट दिया गया है, ये आपको ध्यान से देखना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें करने के लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला गया है कि प्रथम प्रश्न अनिवार्य है, शेष में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये बोल रहा है कि जो ये प्रश्न या प्रथम यानी कि पहला प्रश्न जो है ये ज़रूरी है, आपको करना ही करना है। अगर आप नहीं करेंगे तो आपको फेल कर दिया जाएगा। ठीक है ना, अगर आप ये इसको छोड़ देते हैं और बाकियों में से कर देंगे आप, चाहे फिर वो 4 ही कर दें क्योंकि आपको उनमें से 4 ही करने हैं, तो ये कंपलसरी है, यानी कि आपको कंपलसरी करना ही करना है पासिंग के लिए। और ये आपको 36 मार्क्स कैरी करेगा, यानी कि आपको यहीं से पासिंग मार्क्स आ सकते हैं। गाइस, अगर आप जो है 100% व्याख्या करते हैं तो यहीं से आपको जो है पास हो जाएंगे। सबसे पहले इसकी प्रसंग व्याख्या है, निम्नलिखित काव्यांश में से किन्हीं 3 की संदर्भ यानी कि 3 संदर्भ व्याख्या करनी है। तो 3 करनी है और 12 मार्क्स जो है कैरी होंगे। मुँह जब लागे तब नाही छूटे, जाति मान धन सब कुछ लूटे, पागल करी मोह करी खराब, क्यों सखी साजन नहीं शराब, भीतर भीतर सब रस चूसे, हंसी हंसी के तन मन धन मुँह से, जाहिर बात बतन में आती तेज, क्यों सखी साजन नहीं अंग्रेज। तो ये लिया गया है, चांदनी ने पूछा था चांदनी से। तो यहाँ पे दिया हुआ है इसका आंसर। ठीक है, तो पेज नंबर 310 में दे रखा है यहाँ पे मुँह जब लागे तब ना ही छूने। तो यहाँ पे इन्होंने 2 जो है इसके मतलब ये 5 और 6 जो है इसके साथ ही दे रखा है, तो इनको साथ में पूछा है। तो यहाँ पे भारतेंदु का युग परिवर्तन का युग था। तत्कालीन परिस्थितियों ने कवियों में चेतना को प्रसारित किया था। समाज को जगाने के लिए कवियों ने काव्य रचनाएं की। भारतेंदु सामाजिक यानी कि इस प्रसंग में लिखना है कि ये जो है भारतेंदु युग द्वारा रचित है। ठीक है, और यहाँ पे जो है इतना सा ये लिख देना है। और व्याख्या इसकी देखते हैं। व्याख्या में इसने कहा है, सखी पहले पहेली पूछती है, यानी कि जो सहेली है वो पहले पहेली पूछती है, फिर स्पष्ट करती है कि शराब ऐसी चीज़ है जब किसी के मुंह लग जाती है, या अर्थात जब किसी को इसकी आदत पड़ जाती है तब जाति मान मर्यादा धन सब लूट लेती है। ये व्यक्ति को पागल बना देती है। इसकी आदत पड़ जाने से व्यक्ति का जीवन बर्बाद हो जाता है। यहाँ से व्याख्या और इसकी व्याख्या और ये वाली भी कर देनी है आपने क्योंकि साथ में पूछा गया है। तो मुकरियों के लेखन से भारतेंदु का ये इसका जो प्रसंग है इसको रहने दे। एक तो व्याख्या फिर है, ऊपर से अत्यंत भद्र और शालीन दिखने वाले अंग्रेजों के लिए भारतेंदु ने नए जमाने की मुकरी 1884 ईस्वी में उन्हें चतुर और चालाक कहा है। प्रत्यक्ष रूप में लच्छेदार भाषा में बोलने वाले अंग्रेजों ने इस देश को जी भर कर लूटा। छल कपट और धोखे से इस देश को कंगाल बनाकर उन्होंने अपने को धन धान्य से समृद्ध किया। भारत को उन्होंने हर स्तर पर क्षति पहुंचाई है। लूट और दमन अंग्रेजों के अस्त्र रहे हैं। भारतेंदु ने उसका खुलासा किया है। तो यहाँ पे इसकी 100% व्याख्या यहाँ से दे रखी है। ठीक है, ये इसका आंसर 310 पेज नंबर पे है आपका। ठीक है, मैंने पढ़ के बता दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे इसका दे रखा था कि किस लिए कर स्वागत हेतु हिला करते हैं मृदु, यानी कि ख वाले पॉइंट में ये दे रखा है।
तो इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है। ये संदर्भ इसका आपने लिख देना है कि जो उपयुक्त काव्यांश मैथिली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत में से लिया गया है, यानी कि मैथिली शरण जो है इसके रचयिता हैं और ये साकेत में से लिया गया है। और यहाँ पे जो है राम, सीता और लक्ष्मण को अयोध्या लौटा लेने के लिए अयोध्या के निवासी चित्रकूट पहुँचते हैं, यानी कि लौटाने के लिए जब रामायण की बात की जाती है साकेत में ज़्यादा, तो जब वनवास चले गए तो चित्रकूट के पास जो सब लौटाने के लिए मतलब कहते थे कि तुम वापस चले आओ, तो वहाँ की बात की है। ठीक है, तो व्याख्या यहाँ पे ये दी गई है कि चित्रकूट की अपरूप शोभा का चित्रण करते हुए सीता कहती है कि नए और कोमल पत्ते स्वागत हेतु अपने हाथ हिला करते हैं। मनुष्य के कोमल मनोभाव प्रकट करने के लिए मनोफूल खिला करते हैं। चित्रकूट फलों से लदा हुआ है, इसीलिए डाली में नित्य नए फल भरे रहते हैं। तृण तृण पर ओस की बूंदें मुक्त सदृश्य झिलमिलाती रहती हैं। ऐसी प्रतीत होता है कि प्रकृति ने अपना अमाप रत्न भंडार उन्मुक्त कर दिया है। वह अपनी माया से जड़ चेतन सबको मंत्रमुग्ध किए जा रही है। इसीलिए मुझे अपनी कुटिया में किसी तरह का अभाव नहीं महसूस होता, बल्कि राजभवन जैसा ही आनंद मिलता है। तो यहाँ पे ये सीता जी कहती हैं। इसका आंसर मिल गया है ग वाला। यहाँ पे करने तो आपको 3 ही हैं, तो मैं 6 हैं, 5 दिए होते तो मैं सबका आंसर दिखा दूंगी क्योंकि आसानी हो जाएगी आपको। जहाँ साज सी जीवन छाया ढीले अपनी कोमल काया, नील नयन से दुलकाती हो ताराओं की पाती घनी रे, जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्र पट चल आया मैं, विभुता विभु सी पड़ी दिखाई, दुख सुखी वली सत्य बनी रे। तो ये हम इसका आंसर देखेंगे। यहाँ पे दे रखा है इन्होंने, जहाँ जहाँ रीझ सी जीवन छाया डीले अपनी कोमल काया, नील नयन से दुलकाती रो ताराओं की पाती घनी रे। तो जिस गंभीर मधुर छाया में विश्व चित्रपट, तो ये सब चित्र पट चल माया, विभुता विभूति पड़ी दिखाई, सुख दुख वाली सत्य बनी रे। तो ये बात कर रहे हैं। इसका आंसर जो है यहाँ पे प्रस्तुत प्रसंग जो है यहाँ पे लिख देना है आपने, लहर से लिया गया है। प्रस्तुत पंक्तियाँ जो हैं वो लहर से ली गई हैं और इसके रचयिता जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इतना सा बता देना है। और यहाँ पे इसकी व्याख्या की बात की जाए तो निराला जी ने जो है यहाँ से हम प्रसाद कहते हैं कि नहीं, यहाँ से नहीं है, वहाँ पहुँचा पाएगा। तो ये जगह की बात कर रहे हैं। वेट देखते हैं हम, ये सृष्टि विराट, तो ये सब जो है ये वेट ये सृष्टि विराट और गंभीर है। वह अपनी मधुरता और गंभीरता की छाया में अनेक चित्रों को समेटे हुए हैं। ये चित्र स्थिर, तो ये लास्ट तक देना है हमें, यहाँ से होगा ये, वेट यहाँ से है। जगह पर ढलती हुई इस शाम के रूप को देखना चाहता हूँ और महसूस करना चाहता हूँ कि शाम में कैसे जीवन अपनी कोमल काया को विश्राम के लिए ढीला छोड़ देता है। जो जीवन दिन भर सक्रिय रहता है वह शाम में विश्राम के लिए अपने शरीर को निष्क्रिय कर देता है। मैं इस दृश्य को देखना चाहता हूँ, वह उस गहराई को गहराती हुई शाम को तारों की पंक्तियों को निकलते हुए देखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे बोलते हैं कि हमें जो है मतलब ये सब देखना चाहते हैं और जहाँ ये लेके जाए वहाँ पे जाना चाहते हैं। तो ये सृष्टि विराट और गंभीर है। वह अपनी मधुरता और गंभीरता की छाया में अनेक चित्रों को समेटे हुए हैं। ये चित्र स्थिर चित्रों की तरह है, बल्कि गतिशील चित्र वास्तविक होते हुए चंचल माया की तरह अनेक रूप धारण करने की क्षमता रखते हैं। मैं सृष्टि के चित्रों के बीच प्रकृति को विराटता को महसूस करना, बिंबु की विविधता को अप्रत्यक्ष रूप से महसूस करने के कई उपाय हैं। हम लघु रूपों में भी विराटता को महसूस कर सकते हैं, मगर ये सब अप्रत्यक्ष ही रहता है। मैं प्रत्यक्ष रूप से विराट को देखकर उसकी विराटता को जानना चाहता हूँ। ये विराट सुख से बना है, दुख से। कवि का ख्याल है कि विराट सुख दुख के समकक्ष नहीं होता, वह सत्य की तरह होता है, वह आनंद की तरह होता है, वह रस की तरह होता है। रामचंद्र गुणचंद्र से रस के बारे में लिखा है। तो यहाँ पे जो है इसका
तो यहाँ पे इसका ये आंसर आप देख लें, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। ये जो है भिक्षुक में से लिया गया था। वह आता दो टुक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पेट पीठ दोनों मिलकर है एक, मतलब इतना गरीब है, दीन है, उसको इतना भूखा है कि सब कुछ एक हो चुका है। और ये भिक्षुक में से ली गई है कविता, ठीक है। तो जो ये है भिखारी, मतलब ये जो है भिक्षुक इन्होंने दी है। आपको पता है कि यहाँ पे जो है बहुत ही अच्छे से जो है ये दर्शाया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ तक ये पूरी जो है दे रखी है इन्होंने, और संदर्भ है। ये कविता एक भिखारी को आधार बनाकर लिखी गई है। इसमें उस भिखारी के साथ दो बच्चे भी हैं। उनकी उपस्थिति मतलब उनकी जो है उपस्थिति इस कविता की मर्मकता को और बढ़ा रही है। तो कविता का चरम बिंदु है जूठी पतलों को झपट लेने के कुत्तों का अड़ जाना। भिक्षु कविता कहलाते से निकलने की वाली पत्रिका मतवाला। तो ये इन्होंने दिए है, और बाद में ये कविता परिमल में संग्रहित हुई है। तो पहले भिक्षु को विषय बनाकर मतलब इतनी अच्छी कविता नहीं लिखी जा सकती। कविताओं में भिखारियों की चर्चा तो मिल जाती है, मगर भिखारी के केंद्र में रखकर कोई कविता को नहीं लिखता है। तो यहाँ पे जो है तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने दी है। तो भिक्षुक जो है यहाँ पे वह इतना दुर्बल है कि उसका पेट और उसकी पीठ दोनों मिलकर मानो एक हो गए हों। कमज़ोरी की मारे वह एक पतली सी लाठी टेकते हुए चल रहा है। वह एक फटी पुरानी झोली लेकर चलता है। अपनी भूख मिटाने के लिए उसे मुट्ठी भर अनाज की उम्मीद जहाँ भी दिखती है वहाँ झोली का मुंह फैला देता है। तो उसका रास्ते में चलते चलते हुए देख जाना मन को भावुकता से भर देता है। उसकी ज़िंदगी मानो एक तरह का अफसोस है। उसके साथ दो बच्चे भी हैं। बच्चे लगातार हाथ फैलाकर मांगने की मुद्रा बनाए हैं। वह बच्चे बाएं हाथ से अपने भूखे पेट को दबा रहे हैं और दाहिने हाथ लोगों की दया दृष्टि पाने के लिए बढ़ाए हुए हैं। तो उन्हें उम्मीद है कि दया आने पर लोग उसके हाथ पर कुछ रख देंगे। मारे भूख के उनके होठ सूख जाते हैं। उन्होंने जिन्हें दाता समझ रखा था, जिन्हें अपनी भाग्य का विधाता समझ रखा था, उनसे भी कुछ प्राप्त ना हो पाने की स्थिति में बेचारे आंसुओं के घूंट पीकर रह जाते हैं। भूख और अपेक्षा से उत्पन्न मन की बेचैनी को दबा लेने के अलावा उनके पास और रास्ता ही क्या है। तो ये सब जो है भिक्षुक दी गई है, बहुत ही मर्मी कहानी। ये इसकी व्याख्या है, देख लें आप। ये दिए है पेज नंबर 392 पे। पथ को ना मलिन करता आना, पद चिन्ह ना दे जाता जाना। सुधी मेरे अगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली। ये महादेवी वर्मा द्वारा रचित है। महादेवी वर्मा की ये एक प्रसिद्ध कविता है। ये सांध्य गीत में से ली गई है। सांध्य गीत। महादेवी वर्मा ने इस कविता में स्त्री के जीवन की तुलना बदली यानी कि बादल से की है। ये कविता बदली के रूपक में स्त्री जीवन की परेशानियों और विशिष्टताओं को व्यक्त करती है। इस कविता में केवल दुख ही नहीं है बल्कि स्त्री जीवन की कुछ विशेषताएं को भी व्यक्त किया गया है। तो ये व्याख्या है। महादेवी वर्मा कहती हैं कि मैं आंसुओं से भरी हुई दुख की बदली के समान हूँ। यहाँ मैं एक अर्थ केवल कवित्री से नहीं है बल्कि स्त्री समाज और उसके जीवन से है। महादेवी बदली के रूप के माध्यम से बताना चाहती हैं कि स्त्री के जीवन में कितना दुख है और स्त्री का जीवन किस तरह कुछ विशेषताओं से बना हुआ है। तो इस कविता में समानांतर रूप से बदली का अर्थ स्त्री का वजूद है, यानी कि स्त्रियों के साथ जो होता था। बदली संबंधित होती है उसके संपादन में ना जाने कितने समय का निस्पंदन मौजूद होता है। बदली जब करंदन करती है यानी कि वो होता है बादल, मतलब जोर जोर से जब आवाज़ें होती हैं, बिजली चमकती है तो घघराई होती है जिसमें बोलते हैं जिसको,
तो करती है। तो पानी की प्रतीक्षा में दुखी संसार खुशी से हंस पड़ता है। बदली की आंखों में बिजली चमकती है, मानो दीपक जल उठे हैं। उसकी पलकों में निर्झरी मचल उठती है और बारिश होने लगती है। इस रूप को स्त्री जीवन के संदर्भ में समझते तो कह सकते हैं इसकी स्त्री की सिहरन तक में जाने कितनी खामोशियों की अभिव्यक्ति होती है। उसके दुख का उपहास इस स्तर तक किया गया है कि जब वह रोती है तब शाश्वत रूप से दुखी इस संसार को भी खुशी मिलती है। स्त्री की आंखों में उम्मीद की चमक हमेशा बनी रहती है और उन्हीं आंखों से वह रोती भी रहती है। तो बदली का पग पग संगीत से भरा है। जब वह चलती है तब अपने राग में संगीतमय ध्वनि करती हुई चलती है। बदली के छा जाने पर सांसों की तरह जो हवा चलती है, उसके प्रभाव से ना जाने कितने सुगंधित सपनों का जन्म होता है। बदली कहती है कि आकाश अपने नए नए रंगों से मेरे लिए दुपट्टे का निर्माण करता है। मेरी छाया में चलने वाले हवा मल्य बयान की तरह सुहानी होती है। रूपक का अर्थ ये इस खुलता है कि स्त्री को प्रकृति से अपेक्षाकृत ज़्यादा कलात्मकता बनाया है। उसके चलने तक में प्रकृति ने एक तरह की लयात्मकता दी है। तो चाहे जितना भी दुख रहा, स्त्री की सांसों में सपने ज़रूर पलते रहेंगे। तो ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है। ठीक है, आप देख लें। तो ये थे इसकी सप्रसंग व्याख्या। मैंने 5 की 5 मैंने आपको बता दिया, आपको 3 ही करनी होती है। अब महत्वपूर्ण जो प्रश्न दिए हैं उनको देखते हैं। अब है यहाँ पे प्रश्न सेकंड, यानी कि पहले तो सप्रसंग व्याख्या जो है करनी ही करनी है। और सेकंड में भारतेंदु युगेन हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारतेंदु युगेन जो हिंदी काव्य की पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालना है, यानी कि उन्होंने क्या दिया है, भारतेंदु जी ने क्या क्या बताया है। फिर थर्ड है द्विवेदी युग की साहित्यिक प्रवृत्तियों का परिचय दीजिए। तो ये जो है आपको जो है फर्स्ट ब्लॉक में ही मिल जाएंगे इसके दोनों के आंसर। फिर है फोर्थ, मैथिली शरण गुप्त के इतिहास बोध और मानवतावादी दृष्टिकोण की चर्चा कीजिए। फिर है राम नरेश त्रिपाठी के काव्य सौंदर्य का विवेचन कीजिए, जो कि मैथिली शरण गुप्त है द्विवेदी युग के अंदर आते हैं, तो वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा। और जो इनका जो दृष्टिकोण देना है वो राम नरेश त्रिपाठी भी द्विवेदी युग के अंदर आते हैं। फिर है सिक्स्थ, शायाबाद के प्रमुख कवियों और उनके रचना संसार पर प्रकाश डालिए। शायाबाद के सबसे पहले जयशंकर प्रसाद जो हैं शायाबाद के हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला भी शायाबाद के अंदर ही आते हैं। महादेवी वर्मा भी शायाबाद की हैं। और 7वें नंबर पे है जयशंकर प्रसाद की सौंदर्य चेतना को रेखांकित कीजिए, यानी कि जो जयशंकर प्रसाद हैं उन्होंने क्या क्या सौंदर्य चेतना को रेखांकित किया है। 8th क्वेश्चन है निराला काव्य के अंतर्वस्तु को स्पष्ट कीजिए, यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, उनके बारे में जो है अंतर्वस्तु बतानी है। 9th नंबर में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 पर टिप्पणियाँ लिखिए। तो सबसे पहले महादेवी वर्मा की वेदनाभूति बतानी है महादेवी वर्मा की। और फिर है ख नंबर पे प्रताप नारायण मिश्र के बारे में बताना है। फिर ग पे है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध के बारे में बताना है। और ग है शायाबाद की पृष्ठभूमि। तो यहाँ पे 2 ही लिखने हैं, तो आप जो है पास हो जाओगे। बहुत ही सबसे पहले अगर आपको कुछ भी नहीं आता, सप्रसंग व्याख्या इंपॉर्टेंट है, 36 मार्क्स की आती है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी कि सबसे पहले जो है 3rd नंबर पे 3rd ब्लॉक है, उसको जो है अच्छे से देख लें आप, उससे पास हो जाओगे। बाकी में से जो है आप थोड़ा बहुत नॉलेज रखें, वहाँ पे आप खुद ही हो जाओगे। लेकिन 36 मार्क्स अगर कैरी कर लेते हैं आप पहले ही 100% व्याख्या से, तो उसके बाद 1 और 2-3 क्वेश्चन कर लो तो पास हो जाओगे। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।